नमस्कार दोस्तों। हम एनसीईआरटी के साइंस की बुक को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने क्लास 7 की बुक को शुरू किया था। इसमें अभी तक हमने दूसरे चैप्टर को डिस्कस कर लिया। जो पहला चैप्टर था वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। दूसरे चैप्टर में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था जो भी बातें थी। आज हम तीसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम विद्युत परिपथ के बारे में बात करेंगे और इस विद्युत परिपथ के क्या क्या घटक होते हैं उनके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम किस किस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मैं उसको आपका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत परिपथ के बारे में कि विद्युत परिपथ क्या होता है। फिर विद्युत परिपथ के जो अलग अलग घटक हैं, उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे विद्युत सेल क्या होता है, विद्युत बैटरी क्या होती है, स्विच का किसी विद्युत के परिपथ में क्या काम होता है। फिर विद्युत परिपथ को सरल ढंग से दर्शाने के लिए हम एक आरेख का इस्तेमाल करते हैं। तो उस आरेख में हम जो विद्युत परिपथ के अलग अलग घटक हैं उनके प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो इन प्रतीकों को हम किस तरीके से दर्शाते हैं और किसी भी विद्युत परिपथ में इन प्रतीकों का क्या महत्व होता है, हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, विद्युत परिपथ को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि विद्युत क्या होता है। विद्युत दोस्तों दरअसल आवेशित कणों, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके बारे में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि किसी भी पदार्थ के अंदर तीन प्रकार के मूल कण पाए जाते हैं। कोई भी पदार्थ तीन मूल कणों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद उसमें होता है न्यूट्रॉन और फिर होता है आपका प्रोटॉन। ये तीन मूल कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक बात है। तो इन्हीं आवेशित कणों में स्पेशली इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है, उस इलेक्ट्रॉन की गति से उत्पन्न ऊर्जा का एक रूप होता है विद्युत। तो विद्युत क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जो कैसे उत्पन्न होता है? विद्युत आवेशित कणों की गति से उत्पन्न होता है, ठीक है। विद्युत का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम पाक क्रिया में यानी खाना पकाने में विद्युत का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन में आप इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से खाना पकाते हैं। आप बहुत सारे पाक क्रिया में जैसे इलेक्ट्रिक केटल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी विद्युत से चलता है। हम ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं, हम मिक्सी का इस्तेमाल करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको विद्युत से चलती हुई दिखती है। तो पाक क्रिया में इसका बहुत महत्व है। फिर प्रकाश व्यवस्था में भी विद्युत का बहुत महत्व है। प्रकाश व्यवस्था में किस तरीके से महत्व है? आप अपने ट्रैफिक में जो सिग्नल्स देखते हैं, वो कैसे चलता है? विद्युत पे चलता है। रात को जो स्ट्रीट लाइट्स होती है, वो कैसे जलती हैं? विद्युत की वजह से जलती है। आपके घर में इवन जो प्रकाश आता है, वो भी विद्युत से आता है। तो प्रकाश व्यवस्था में भी विद्युत का इस्तेमाल होता है। परिवहन में विद्युत का इस्तेमाल होता है, क्योंकि अब जो ज़्यादातर गाड़ियाँ हैं, जैसे रेलगाड़ी हो या फिर आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, ये सब के सब विद्युत से चलने लगे हैं। तो परिवहन में भी विद्युत का महत्व काफ़ी है। इसके साथ ऊष्मन और शीतलन दोनों में हम विद्युत का इस्तेमाल करने के इस विद्युत का इस्तेमाल होता देखते हैं। ऊष्मन का मतलब किसी भी चीज़ को गर्म करने के लिए। जैसे अब मान लीजिए ठंड के मौसम में आप हीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो हीटर क्या करता है? ऊष्मन देता है हमें, वो ऊष्मन करता है। तो हीटर को एनर्जी कहाँ से मिलती है? हम जब तक हीटर को इलेक्ट्रिसिटी में उसमें इलेक्ट्रिक सॉकेट में प्लग नहीं करते हैं, तब तक ये हीटर काम नहीं करता। इसका मतलब कि इस हीटर की एनर्जी का स्रोत क्या है? इसका स्रोत है विद्युत। तो विद्युत जो है वो ऊष्मन में भी हमारी मदद करता है। साथ ही साथ गर्मी के दिनों में जो एसी चलता है, वो भी तो विद्युत से चलता है, तो शीतलन में भी हमारी मदद करता है। इसके अलावा हम मनोरंजन के लिए जो है विद्युत का इस्तेमाल करते हैं। आपके घर में टीवी होगा, आपके घर में जो आईपैड्स होंगे, आपके घर में अगर मान लीजिए कोई कंप्यूटर होगा, तो ये सारी की सारी चीज़ें कैसे चलती है? ये सब की सब विद्युत से चलती हैं। तो मनोरंजन के लिए भी विद्युत का इस्तेमाल हम करते हैं। साथ ही साथ संचार के लिए जो आपका फ़ोन है, जो आप और भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं संचार करने के लिए, वो सब की सब विद्युत से चलती हैं। और साथ ही साथ विद्युत का उपयोग क्रेन जैसे जो बड़ी-बड़ी मशीनें हैं, कभी-कभी उनको उठाने में भी किया जाता है। तो ये बहुत सारे जो महत्व है, इसकी वजह से विद्युत हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है। स्पेशली उस डिजिटल युग में, जिस डिजिटल युग में हम अभी वर्तमान में जी रहे हैं। सभी चीज़ें डिजिटलाइज़ हो चुकी हैं, सभी चीज़ें इंटरनेट से कनेक्टेड हो चुकी हैं, है ना? तो ऐसे स्थिति में अगर विद्युत नहीं रहेगा, तो हम इन सभी सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे। तो विद्युत का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा योगदान है। ठीक बात है। अब हम आते हैं अपने चैप्टर के मेन टॉपिक पे, जिसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। तो विद्युत परिपथ क्या होता है? विद्युत परिपथ जो है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। हाँ, हम बात कर रहे हैं विद्युत परिपथ के बारे में। तो विद्युत परिपथ और कुछ नहीं है। विद्युत परिपथ का मतलब होता है कि यहाँ पे देखिए, एक ऐसा बंद रास्ता जिससे होकर बिजली प्रवाहित होती है। ठीक बात है। इसमें क्या होता है, जो विद्युत धारा होती है उसकी दिशा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। अब इसको समझने के लिए हमें विद्युत परिपथ के जो पहले छोटे-छोटे घटक हैं, उनको समझना पड़ेगा, ठीक है? फिर हम दोबारा से विद्युत परिपथ में आएँगे। अभी आप बस इतना जानिए कि विद्युत परिपथ एक ऐसा बंद रास्ता होता है, जिस बंद रास्ते से होकर बिजली प्रवाहित होती है।
अगर ये परिपथ बंद नहीं होगा तो बिजली प्रवाहित नहीं होगी, अगर ये परिपथ खुल जाएगा तो कोई भी बल्ब नहीं जलेगा, उस सर्किट से होकर उस रास्ते से होकर बिजली प्रवाहित नहीं होगी। अब इसको बहुत ज्यादा अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं इसके कौन कौन से घटक हैं। तो एक सरल विद्युत पथ में आपको कई सारी चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत सेल की। विद्युत सेल क्या होता है दोस्तों? विद्युत सेल जो है ये विद्युत ऊर्जा का एक स्रोत होता है, यानी इस विद्युत सेल से हमें विद्युत मिलती है। ठीक बात है। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। अब आप इस इलेक्ट्रिक सेल को देखिए, इसमें ये जो मेटल कैप लगा हुआ है ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, और सबके सब विद्युत सेल में इसी तरीके से जिस तरफ ये मेटल कैप लगा होगा वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और नीचे जो मेटल डिस्क लगा होता है वो आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? दो टर्मिनल होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। फिर विद्युत सेल के बाद हम देखते हैं कि एक विद्युत परिपथ में बैटरी होती है। बैटरी क्या है? दो या दो से ज्यादा सेल जब पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल के रूप में एक दूसरे से जुड़ जाएं तो हम इससे बैटरी का निर्माण होता देखते हैं। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे इस तस्वीर में देखिए, इस तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है? इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव टर्मिनल है। अब ये जो दूसरा सेल है इसका पॉजिटिव टर्मिनल इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। इसका मतलब कि हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़ेंगे तो इसी से तभी जाके बैटरी का निर्माण होगा। तो जब दो या दो से ज्यादा सेल, यहाँ पे आपको चार सेल आपस में जुड़ते हुए दिख रहे हैं, तो जब दो या दो से ज्यादा सेल आपस में इस तरीके से जुड़ जाएं कि एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, तो ऐसे में जो हमें जो सेल का समूह मिलता है उसको हम बैटरी कहते हैं। ठीक बात है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों सामान्य जीवन में हम एक सेल को भी बैटरी बोल देते हैं, लेकिन बैटरी का अगर हम टेक्निकल टर्म देखें तो टेक्निकली बैटरी का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा सेल आपस में जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ते हैं? एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से जुड़ता है, तब इस तरीके के रूप में हमें जो सेल का समूह मिलता है हम उसको बैटरी कहते हैं। ठीक बात है। अब देखिए, तीसरा जो विद्युत परिपथ का उपकरण है, जो घटक है, वो है आपका विद्युत लैंप। विद्युत लैंप दरअसल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ताप दीप्त लैंप, दूसरा होता है एलईडी। जो ताप दीप्त लैंप होता है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा गर्म होके तब जलता है। अब इस ताप दीप्त लैंप में भी दो टर्मिनल होते हैं, इसमें कोई दो शक नहीं। इसमें एक तंतु होता है, इसको आप फिलामेंट भी कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो तंतु होता है, यही तंतु जब इसमें से होके विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये तंतु बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और फिर ये गर्म होके प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो हम क्या कहते हैं कि बल्ब जल रहा है। तो इसी फिलामेंट के गर्म होकर प्रकाश उत्सर्जित करने को हम बल्ब जलना कहते हैं। तो एक तो विद्युत लैंप हो गया तापदीप्त। अब इससे हटके एक ज्यादा ऊर्जा दक्ष जो हमारा प्रकाश का स्रोत है वो है एलईडी, जिसको हम लाइट एमिटिंग डायोड भी कहते हैं। ठीक बात है। अब तापदीप्त की तरह इसमें भी दो टर्मिनल तो होता है, लेकिन जिस तरीके से तापदीप्त लैंप में आपको एक तंतु यानी कि फिलामेंट देखने को मिलता था, इस एलईडी में आपको तंतु देखने को नहीं मिलेगा। अब जैसे देखिए इस टॉर्च में आप देखिए, यहाँ पे एक एलईडी लैंप लगा हुआ है। ये जो आपका लैंप है ये एलईडी लैंप है, इसमें कोई तंतु आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये जो एलईडी लैंप है, ये एलईडी लैंप बहुत ही ज्यादा ऊर्जा दक्ष होता है। ये इस तरीके से होता है क्योंकि देखिए, जो ताप दीप्त लैंप होता है ना, इसमें प्रकाश उत्सर्जन के लिए ये जो तंतु है इसमें इसको बहुत मात्रा में ऊष्मा चाहिए, और बहुत मात्रा में ऊष्मा के कारण जो विद्युत ऊर्जा है उसमें विद्युत ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए विद्युत ऊर्जा की बर्बादी ज्यादा ना हो, हमने ताप दीप्त बल्ब से एलईडी की तरफ शिफ्ट किया है, क्योंकि एलईडी सीधे सीधे विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आपको ध्यान में रखना है। इसको गर्म होने के लिए तंतु की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें तंतु होता ही नहीं है। यह सीधे सीधे विद्युत को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक बात है। टॉर्च में आजकल आप देखेंगे कि एलईडी लैंप्स का ही इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे आप देखिए, एलईडी लैंप का एक और फायदा ये है कि ये हमको अलग अलग कलर में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाल है, ब्लू है, ये आपको अलग अलग कलर देखने को मिलेंगे। तो एलईडी लैंप में आपको ये दो बड़े बड़े वायर देखने को मिलते हैं। इसमें से आप गौर कीजिए, एक वायर लंबा है, एक वायर छोटा है। तो एलईडी लैंप में जो वायर लंबा होता है ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। मैंने आपको बताया कि एलईडी में भी दो टर्मिनल होते हैं तापदीप्त बल्ब की तरह। ठीक है, तो इसमें जो बड़ा वाला जो वायर होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो छोटा वाला वायर है ये वाला, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल। सारे बल्ब में आप इसी तरीके से देख सकते हैं। तो ये टॉर्च है, टॉर्च में आजकल हम देखते हैं कि एलईडी बल्ब, एलईडी जो है बल्ब उसका इस्तेमाल होता है, एलईडी लैंप का इस्तेमाल होता है।
अब ऐसा नहीं है कि एक टॉर्च में एक ही एलईडी होगा, एक टॉर्च में एक से ज्यादा एलईडीज भी हो सकते हैं, ठीक बात है। और एलईडी का आकार सिर्फ इस तरीके का नहीं होगा, ये अलग अलग आकार के भी हो सकते हैं। और एलईडी लैंप की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें जो धारा है वो एक ही दिशा में प्रवाहित हो सकती है। ताप दीप्त लैंप में आपको धारा कभी इधर से कभी इधर से प्रवाहित होती दिखेगी, और धारा ताप दीप्त लैंप में किधर से भी प्रवाहित हो, इसको सिर्फ मतलब है गर्म होने से। धारा अगर इधर से ऐसे प्रवाहित हो रही है तो भी ये गर्म होगा, इधर से ऐसे प्रवाहित हो रही है तो भी ये गर्म होगा। तो धारा किधर से भी प्रवाहित हो, ताप दीप्त लैंप जल जाएगा। लेकिन एलईडी में ऐसा नहीं होता है। इस एलईडी में किस तरीके से होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आप ध्यान दीजिए। फिर विद्युत जो परिपथ होता है उसका एक अगला घटक है विद्युत स्विच। विद्युत स्विच क्या होता है? तो ये विद्युत परिपथ का एक ऐसा उपकरण होता है जो परिपथ को पूरा करता है या फिर परिपथ को ब्रेक कर देता है। अगर स्विच ऑन है इसका मतलब परिपथ बंद है, परिपथ पूरा है, और ऐसे स्थिति में विद्युत का प्रवाह हो जाएगा, ठीक बात है। परिपथ माफ कीजिएगा, स्विच अगर ऑफ है तो परिपथ ओपन हो जाता है, परिपथ ब्रेक हो जाता है, और ऐसी स्थिति में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। और विद्युत जो स्विच होता है हम इसको किसी विद्युत परिपथ में कहीं भी लगा सकते हैं। इसको लगाने का कोई विशेष जगह नहीं होता, इसको हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो ये चार घटक हैं जो किसी भी सरल विद्युत पथ में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक बात है। अब कभी कभी आप देखेंगे कि जो लैंप है, चाहे वो एलईडी हो, चाहे वो आप तापदीप्त लैंप हो, ये दोनों ही लैंप कभी कभी बैटरी से जुड़ा होने के बाद भी नहीं जलते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वही आपका विद्युत परिपथ है, ठीक बात है। अगर किसी सर्किट में विद्युत परिपथ जो है वो पूरा नहीं हो रहा, अगर मान लीजिए कि ये एक बैटरी है, इस बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहां से हमने क्या किया, एक बल्ब को यहाँ पे कनेक्ट किया। अब अगर ये परिपथ कहीं से ब्रेक हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे ये इस तरीके से हो गया, यहाँ पे ये पूरा नहीं हो रहा, यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे हम देखते हैं चूंकि ये परिपथ पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो बल्ब है वो नहीं जलता है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा बैटरी से जुड़ा नहीं होने पे ही बल्ब ना जले, बैटरी से अगर जुड़ा है फिर भी अगर परिपथ पूरा नहीं हो रहा है तो हम देखते हैं कि बल्ब नहीं जलता है। और यहीं से विद्युत परिपथ का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी। तो विद्युत परिपथ क्या होता है? विद्युत परिपथ एक ऐसा बंद रास्ता है। बंद रास्ते का मतलब कि उसमें कहीं पे भी कोई भी ब्रेक नहीं है। यहाँ पे आपको एक बैटरी देखने को मिलेगी, यहाँ पे आप कोई भी लैंप देख सकते हैं, या फिर एलईडी हो या तापदीप्त हो, और फिर तभी जाके ये बल्ब जलेगा जब ये जाके परिपथ पूरा होगा। तो विद्युत परिपथ एक बंद रास्ता है और इसी रास्ते से होकर बिजली प्रवाहित होती है। अब विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा की दिशा है वो हमेशा आप देखेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। इसको मैं इस तरीके से आपको समझाता हूँ। अगर ये बैटरी है, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है, और इस बैटरी से हमने एक लैंप को जोड़ दिया। अभी मैं यहाँ पे प्रतीकों का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी तक मैंने आपको अलग अलग उपकरणों के प्रतीक को नहीं बताया। तो ये एक बैटरी है, इसका पॉजिटिव इधर है, इसका नेगेटिव इधर है। तो ये जो विद्युत धारा है दोस्तों हमेशा इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरीके से निकलेगी, और फिर यहाँ से बल्ब को जलाते हुए इस तरीके से बैटरी में दोबारा एंटर करेगी, ठीक बात है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा विद्युत धारा निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल से होके ये फिर दोबारा से बैटरी में आती है, ठीक बात है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब मैंने आपको जब यहाँ पे ताप दीप्त लैंप और एलईडी लैंप के बारे में बता रहा था, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कुछ बातें मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, विद्युत परिपथ में ताप दीप्त लैंप किस टर्मिनल से जुड़ा है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक बात है। इस लैंप को केवल क्या चाहिए? ऊष्मा चाहिए। आप ताप दीप्त लैंप के पॉजिटिव को नेगेटिव से या नेगेटिव को पॉजिटिव से या पॉजिटिव को पॉजिटिव से कैसे भी करके जोड़ दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ताप दीप्त लैंप केवल विद्युत परिपथ से जुड़ा होना चाहिए, एक बैटरी से जुड़ा होना चाहिए, किसी विद्युत के स्रोत से जुड़ा होना चाहिए, और जो विद्युत परिपथ है वो पूरा होना चाहिए, तो ताप दीप्त लैंप जल जाएगा। लेकिन एलईडी के केस में ऐसा नहीं है। जो एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड जो होता है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसका नेगेटिव टर्मिनल अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तभी जाके इस एलईडी में परिपथ पूरा होता है और ये एलईडी बल्ब जलता है। तो एलईडी बल्ब का यूज करते समय हमें ये बहुत सावधानी बरतनी होती है कि एलईडी जो बल्ब है वो हमेशा उसका पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से और उसका नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हो, तभी जाके एलईडी बल्ब जल पाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, आपको ध्यान में रखना है, ठीक बात है। अब हम चलते हैं आगे परिपथ आरेख की तरफ। अब मैंने आपको बताया कि एक विद्युत परिपथ में बहुत सारे उपकरण होते हैं, बहुत सारे इसके घटक होते हैं। तो क्या हम हमेशा इन सारे घटकों का चित्र बनाएंगे? तो नहीं। आप देखेंगे परिपथ आरेख एक ऐसा माध्यम है जो विद्युत परिपथ को सरल ढंग से निरूपित करता है।
इसको समझने के लिए आपको इस तस्वीर को देखना पड़ेगा। इस तस्वीर में आपको देखिए, यहाँ पे विद्युत परिपथ के अलग-अलग घटक हैं, उनके वास्तविक चित्र हैं, उनके क्या-क्या प्रतीक हैं, इसके बारे में हमको यहाँ पे जानकारी दी हुई है। जो विद्युत सेल होता है, विद्युत सेल को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। इसमें जो आपको बड़ी वाली लाइन है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और जो छोटी वाली लाइन है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, आपको ध्यान देना है। फिर 2 सेल को हमने जोड़ दिया, तो क्या बन गया? बैटरी बन गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया? देखिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फिर इस नेगेटिव को हमने पॉजिटिव से जोड़ा, ठीक है, फिर यहाँ पे ये नेगेटिव है। फिर जो अगला, अगर इसमें 3 बैटरी होती तो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव को जोड़ेंगे, और माफ कीजिएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ गया, फिर ये नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव से जुड़ेगा, और फिर जो नेगेटिव है, फिर इस तरीके से एक सर्किट कंप्लीट होगा। तो ये बैटरी का सिंबल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया, 2 सेल को जोड़ दिया। ये आपका विद्युत लैंप का प्रतीक है। विद्युत लैंप को हम इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। फिर जो एलईडी बल्ब होते हैं, एलईडी बल्ब को हम इस तरीके से दिखाते हैं। अब आप यहाँ पे कुछ ध्यान दीजिएगा। एलईडी बल्ब में आपको ये एक त्रिभुज दिख रहा होगा। इस त्रिभुज की दिशा कैसी है? इस तरफ की दिशा है, ठीक है, इस तरफ की दिशा। तो त्रिभुज की जो दिशा होती है, वो ये बताती है कि इसमें विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब अगर त्रिभुज की दिशा ऐसे है तो विद्युत धारा इस तरफ प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब अगर त्रिभुज की दिशा ऐसे है तो इसका मतलब विद्युत धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही है। फिर आपको ये 2 एरो दिख रहे होंगे। ये एरो ये बताते हैं कि इस एलईडी से प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है, यानी कि ये एलईडी बल्ब जल रहा है। ठीक बात है? चलिए, फिर ऑन स्थिति में जो स्विच होता है, हम उसको इस तरीके से दिखाते हैं, ऐसे 2 डॉट, और फिर ये ऑन है, इसका मतलब परिपथ पूरा हो रहा है। ऑफ स्थिति में स्विच कैसा होता है? ये देखिए, यहाँ पे परिपथ यहाँ से ब्रेक हो गया, ठीक है, ये परिपथ पूरा नहीं हो रहा है, ये परिपथ क्या हो गया, यहाँ से ऐसे ब्रेक हो गया, तो ये है ऑफ स्विच। फिर जो तार होता है, तार को हम नॉर्मल एक लाइन के थ्रू दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमने बात की दोस्तों अलग अलग प्रतीकों के बारे में, जो किसी भी विद्युत परिपथ के घटकों के बारे में हमें बताते हैं। अब यहाँ पे एक परिपथ मैंने बनाया है, जो कि आपको एक तापदीप्त लैंप का परिपथ आरेख है। इसमें ये क्या है? ये एक लैंप है, तापदीप्त लैंप। इसके बारे में अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, कि जो तापदीप्त लैंप होता है, विद्युत लैंप होता है, उसका ये प्रतीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक विद्युत लैंप लगाया है, और यहाँ पे देखिए आप, ये स्विच है। कैसा स्विच है, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यहाँ से ये ऐसे ब्रेक हुआ पड़ा है, तो ये कैसा स्विच है? ऑफ स्विच है। ये क्या है? बैटरी है। बैटरी का ये लंबा वाला लाइन पॉजिटिव टर्मिनल है, छोटा वाला लाइन नेगेटिव टर्मिनल। तो ये एक ऐसा परिपथ आरेख है जो विद्युत बल्ब को दिखा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप इस परिपथ को देखेंगे, तो इस परिपथ में आपको एलईडी लैंप का परिपथ आरेख दिखता है। यहाँ पे क्या है? 2 बैटरी आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, बड़ा वाला लाइन, ये छोटा वाला लाइन नेगेटिव है, ये फिर बड़ा वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। फिर उसके बाद ये आप देखेंगे कि ये जो परिपथ है, इसमें त्रिभुज की दिशा क्या है? त्रिभुज की दिशा इस तरफ है। इसका मतलब यहाँ ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इससे ऐसे इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है, और यहाँ से विद्युत प्रवाहित होके फिर यहाँ पे ऐसे आके फिर दोबारा से इधर ऐसे हो रही है, और ये परिपथ पूरा हो रहा है। ये जो एरो है वो ये बता रहा है कि इस एलईडी बल्ब से प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक बात है। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि किसी भी विद्युत परिपथ में हमेशा धन टर्मिनल, यानी कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, उससे विद्युत निकलता है, और फिर जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे वो फिर दोबारा वापस आता है, ठीक है। तो ये एक एलईडी लैंप का परिपथ आरेख है। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया हूँ। अब यहाँ पे एक सवाल है, इस परिपथ को आप ध्यान से देखिए। इस परिपथ में 3-4 सिचुएशन आपको दिया हुआ है, और इन 3-4 सिचुएशन में कौन से सिचुएशन में ये बल्ब जलेगा, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। पहला सवाल है कि यदि S2 ऑन स्थिति में है, इसका मतलब ये कि ये जो S2 है, ये इस तरीके से है, ये ऑन है। ऑन का मतलब परिपथ पूरा हो रहा है, ठीक है। और S1 ऑफ स्थिति में, S1 ऑलरेडी आपको देखने को मिलेगा, ये ऑफ स्थिति में है। तो कौन कौन से लैंप दीप्त होंगे? अब आप देखिए, ये जो S1 है, अब ये आपका धन टर्मिनल है, ठीक बात है, पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से होकर इलेक्ट्रिसिटी ऐसे निकलेगी। तो क्या अगर यहाँ पे आपको S1 स्विच ऑफ है, तो यहाँ से आगे क्या इलेक्ट्रिसिटी जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। तो ना तो L1 बल्ब जलेगा, ना L2 बल्ब जलेगा। तो कौन कौन से लैंप दीप्त होंगे? आपका आंसर क्या है? कोई भी नहीं, क्योंकि सर्किट पूरा ही नहीं हो रहा, परिपथ पूरा ही नहीं हो रहा है। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरा सवाल है कि अगर S2 ऑफ स्थिति में है, S2 जो है वो ऑफ स्थिति में है, यानी कि इस स्थिति में है, और S1 अगर ऑन स्थिति में हो, तो कौन कौन से लैंप दीप्त होंगे? S1 जो है यहाँ पे परिपथ पूरा हो रहा है, तो S2 ऑफ है, S1 ऑफ, S1 ऑन है, तो इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी निकला, यहाँ से क्रॉस करते हुए, स्विच ऑन है तो जाहिर सी बात है क्रॉस करेगा, इस बल्ब से होके इलेक्ट्रिसिटी ऐसे पास करेगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि स्विच ऑफ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो स्विच है वो ऑफ है, ठीक। तो इस स्विच के ऑफ होने के कारण
क्या ये विद्युत यहाँ से पार करके इस लैंप में आके यहाँ से आके फिर इसमें परिपथ पूरा कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा। तो अगर S2 ऑफ स्थिति में है तो भी हम देखते हैं कि दोनों में से कोई भी लैंप नहीं जलेगा, भले ही S1 ऑन स्थिति में क्यों ना हो। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि S2 के ऑफ स्थिति में होने की वजह से ये जो परिपथ है, ये परिपथ पूरा नहीं हो रहा है। जो करंट यहाँ से निकल रही है, ये करंट यहाँ पे आके रुक जा रही है, यहाँ से आगे नहीं जा रही। इसलिए S2 की ऑफ स्थिति में और S1 की ऑन की स्थिति में, दोनों स्थिति में भी कोई भी लैंप नहीं जलेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल क्या है कि यदि S1 एवं S2 दोनों ही ऑन स्थिति में हो, इसका मतलब ये है कि ये वाला भी ऑन है और ये वाला भी ऑन है, तो फिर कौन कौन से लैंप दीप्त होंगे? तो जाहिर सी बात है, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिसिटी निकला, यहाँ से क्रॉस करता हुआ, क्योंकि ऑन है तो यहाँ से क्रॉस करता हुआ आगे गया, इस वाले लैंप को जलाया, फिर आगे गया, यहाँ भी ऑन है तो यहाँ से क्रॉस करके इस वाले लैंप को जलाया और फिर वापस यहाँ पे वापस आ गया। इसका मतलब अगर S1 और S2 दोनों ही ऑन स्थिति में है तो ये दोनों बल्ब L1 और L2 दोनों बल्ब जलेंगे। तो तीसरे का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दोनों बल्ब जलेंगे। कौन कौन से लैंप दीप्त होंगे? तो दोनों, L1 भी और L2 भी। ठीक है, चौथा है यदि S1 और S2 दोनों ऑफ स्थिति में हो तो कौन से लैंप दीप्त होंगे? तो जब दोनों ही ऑफ स्थिति में है तो सर्किट पूरा ही नहीं होगा, परिपथ पूरा ही नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है दोनों में से कोई भी नहीं चलेगा। तो मैं अब ये उम्मीद करता हूं कि आपको परिपथ पूरा होने का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, क्योंकि कोई भी बल्ब तभी जलेगा जब विद्युत परिपथ पूरा हो रहा हो, भले ही वो बैटरी से कनेक्टेड हो या ना हो। ठीक बात है, चलिए ध्यान में देना है आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे अब जब मैंने आपको ये सारे प्रतीक बताए तो आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए कि ये सारे प्रतीक हम सिर्फ भारत में इस्तेमाल करते हैं या पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है? तो जाहिर सी बात है कि अगर हम भारत में किसी अलग प्रतीक का इस्तेमाल करेंगे और भारत के जो छात्र हैं वो अगर विदेश में पढ़ने के लिए गए तो वहां पे अगर किसी अलग प्रतीक का इस्तेमाल हो रहा है तो एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो ये सारे जो प्रतीक है ये केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रचलित है। पूरे विश्व में सभी विद्युत परिपथ के उपकरणों के लिए इन्हीं प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा किसने निर्धारण किया? इन सारे प्रतीकों का निर्धारण किसने किया? तो इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन यानी कि आईईसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, ये बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मिलकर इन सभी विद्युत और विद्युत उपकरणों के प्रतीक को निर्धारित किया है। और पूरे दुनिया भर में इन्हीं प्रतीकों का इस्तेमाल होता है ताकि जो अलग अलग देश हैं, जो अलग अलग उद्योग के व्यक्ति हैं, वो एक दूसरे की बात सरलता से समझ सके। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण से बताया, अगर भारत का कोई छात्र विदेश में पढ़ने जाता है तो उसको इन प्रतीकों में बदलाव का सामना करना ना पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दोस्तों इस चैप्टर से निकल के आता है, वो है विद्युत का चालक और विद्युत रोधी। अभी मैंने आपको बताया कि विद्युत जो है वो कई सारी चीजों से होकर ऐसे प्रवाहित होती है। ठीक बात है। अब हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उन सब से होकर विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वो विद्युत चालक की श्रेणी में आते हैं, और जो अपने से होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं उनको हम विद्युत रोधी या फिर इनको कुचालक भी कहते हैं। ठीक है, और जो अपने अंदर से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं हम उनको सुचालक भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में चालक को कंडक्टर कहते हैं और विद्युत रोधी को हम इंसुलेटर कहते हैं। ठीक बात है। अगर हम चालक के उदाहरण की बात करें जो कि खुद से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, तो ऐसे उदाहरणों में सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, ये सारी वस्तुएं आपको देखने को मिलेंगी, ये सारी धातुएं आपको देखने को मिलेंगी। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि धातुएं जो होती हैं वो विद्युत का सुचालक होती हैं और धातुओं का ये गुण भी होता है, जिसके बारे में मैं आपसे अगले चैप्टर में बात करूंगा। अब आप देखेंगे कि सोना भी, चांदी भी, लोहा भी, ये सभी तो धातु के सुचालक हैं, लेकिन उसके बावजूद तांबा का इस्तेमाल ही विद्युत के तार बनाने में क्यों होता है? तो तांबा के उपकरण के पीछे के दो कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि ये सस्ता होता है, और दूसरा कि तांबा जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है सोने और चांदी की तुलना में। तो तांबे की प्रचुरता और तांबे का सस्ता होना, ये दो ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से विद्युत तार का निर्माण करने में तांबा का इस्तेमाल सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। फिर जो विद्युत चालक है उसके कई उपयोग हैं, स्विच बनाने में, प्लग बनाने में, सॉकेट बनाने में, इन सबको बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि अगर स्विच से होके विद्युत धारा पास ही नहीं करेगी तो फिर स्विच का मतलब ही नहीं रह जाएगा, जाहिर सी बात है। फिर उसी तरीके से जो विद्युत रोधी होते हैं उनके उदाहरणों की बात करें तो इसमें प्लास्टिक आपको देखने को मिलेगा, रबर देखने को मिलेगा, लकड़ी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब विद्युत रोधी का भी अपना उपयोग है। जैसे
जो भी चालक हैं, इन चालकों के आवरण के रूप में हम विद्युत रोधी का इस्तेमाल करते हैं। जो वायर है तांबे का, इस वायर के ऊपर आप प्लास्टिक या रबर का जो कवर देखते हैं, वो विद्युत रोधी होता है। क्यों होता है? ताकि अगर हम उस तार को छू लें तो हमें विद्युत आघात ना लगे, इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। और इलेक्ट्रिक शॉक इतना खतरनाक होता है कि अक्सर आपको न्यूज़ चैनल में देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोग जो कि ट्रांसफॉर्मर्स में काम करते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स पे काम करते हैं, विद्युत शॉक की वजह से, विद्युत आघात की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो विद्युत आघात चूंकि बहुत खतरनाक होता है, इसलिए विद्युत आघात से बचाने के लिए जो भी चालक हैं, उन चालकों के आवरण के रूप में विद्युत रोधियों का इस्तेमाल होता है। ठीक बात है। अब इस चैप्टर में आपको छोटा सा इंफॉर्मेशन विद्युत धारा के बारे में भी दिया हुआ है कि विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एक डायरेक्ट करंट, दूसरा ऑल्टरनेटिव करंट। डायरेक्ट करंट को हम दिष्ट धारा कहते हैं और इनसे हमें कम ऊर्जा मिलती है, और ऑल्टरनेटिव करंट को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं और इनसे हमें ज्यादा ऊर्जा मिलती है। इन दोनों प्रकार की धाराओं के बारे में हम आगे के चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा ये जो चैप्टर है यहीं पे फिनिश होता है। तो चैप्टर जाने से पहले मैं एक बार आपसे रिवाइज करवाना चाहता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने दोस्तों बात की कि विद्युत क्या होता है, विद्युत के क्या क्या महत्व होते हैं। ठीक है। फिर हमने विद्युत के जो परिपथ होते हैं, परिपथ के बारे में बात की कि परिपथ एक ऐसा बंद रास्ता होता है जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। फिर उसके बाद हमने परिपथ के घटकों के बारे में बात की। इन घटकों में हमने सबसे पहले सेल की बात की, फिर हमने बात की बैटरी के बारे में कि बैटरी क्या होता है, फिर हमने बात किया जो विद्युत लैंप होता है, विद्युत लैंप के बारे में। और विद्युत लैंप के हमने दो प्रकार देखे, एक तो हमने ताप दीप्त लैंप देखा और दूसरा हमने क्या देखा, एलईडी लैंप देखा। ठीक है। तो ये हमने देखा। फिर उसके बाद हमने स्विच की बात की कि स्विच क्या होता है, स्विच का किसी भी विद्युत के परिपथ में क्या काम होता है। फिर हमने परिपथ को सरल रूप से निरूपित करने के लिए परिपथ आरेख की चर्चा की, और परिपथ आरेख में हमने जो विद्युत के अलग अलग उपकरण हैं, उन सब के एक प्रतीकों के बारे में बात की, जिनको कि बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने मिलकर बनाया है। और उसके बाद फिर हमने बात की चालक और कुचालक के बारे में। चालक और कुचालक यानी कि ऐसे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, उनको हम सुचालक कहते हैं, और ऐसे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते, हम उनको कुचालक कहते हैं। इसके बारे में हमने बात की। और लास्ट में फिर हमने छोटा सा ये देखा था कि विद्युत धारा के दो प्रकार होते हैं, एक होता है डायरेक्ट करंट, दूसरा होता है ऑल्टरनेटिव करंट। और इन दोनों के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से अब जो हमारा सेशन है वो यहाँ पे खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस सेशन से फायदा हुआ होगा। जो भी चीजें मैंने आपसे समझाई है वो बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। जाने से पहले वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। मिलता हूँ अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।